नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समीक्षा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे एमपीपीएससी 2025 के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट स्लाइड। तो आपको पता है मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स जैसा कि यूनिट 8 से में भी है ना, तो वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज। तो पहला क्वेश्चन है 12 से 18 नवंबर 2024 तक उज्जैन में कौन सा अखिल भारतीय कालिदास समारोह आयोजित किया गया था। जैसा कि आपको पता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास समारोह आयोजित किया जाता है, उसी क्रम में ये नवंबर में आयोजित किया गया था। तो आपको बताना है कि उसका क्रम कौन सा था। तो ऑप्शन देख लेते हैं 63rd, 64, 65 या फिर 66। कौन से नंबर का कालिदास समारोह था। तो अपने आप में ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यस, ये आपको जैसा कि सामने दिख रहा होगा कालिदास कौन सा वाला था। इसकी जो है उद्घाटन का बात की जाए अगर इस समारोह के शुभारंभ माननीय उपराष्ट्रपति जी द्वारा किया गया था नवंबर में। तो ये इसका नंबर जो दिया गया है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 66वां है ना। 66 अखिल भारतीय कालिदास महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, ये उज्जैन में। ठीक है, कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन के द्वारा आयोजित किया गया ये जो है कार्यक्रम। इंपॉर्टेंट क्या है इसका, कालिदास समारोह कब आयोजित किया गया, किससे रिलेटेड होता है, कौन सा क्रम था इसका। तो अगर बात की जाए कालिदास समारोह की, इसमें जो है कालिदास सम्मान भी प्रदान किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र में, अगर क्षेत्र की बात की जाए तो शास्त्रीय संगीत रूपंकर के क्षेत्र में ये जो है कालिदास सम्मान प्रदान किया गया। समारोह की बात की जाए तो स्टार्ट कब हुआ था, 1980 के दशक। ठीक है, 1980 में ये समारोह जो है स्टार्ट किया गया था कालिदास समारोह, और इसका जो है 66वां क्रम अभी हाल ही में आयोजित किया गया। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है उज्जैन में कि हुआ। साथ ही में इसमें पुरस्कार दिए गए। तो 3 वर्ष के पुरस्कार 2023 में शास्त्रीय संगीत के लिए अरविंद पारिख जी को, वहीं 2022 में उनके सम्मान भी दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी दूसरा इंपॉर्टेंट सम्मान, किशोर कुमार सम्मान। तो हु हैज बीन अवॉर्डेड एज नेशनल किशोर कुमार सम्मान 2024। 2024 में किशोर कुमार सम्मान किसे प्रदान किया गया। ऑप्शन देख लेते हैं, ए राजकुमार हिरानी, बी धर्मेंद्र, सी उत्तम सिंह या फिर डी अशोक मिश्र। तो सबसे पहले तो आपने पढ़ा है ना इनके बारे में, किशोर कुमार सम्मान। किशोर कुमार आपको पता है मध्य प्रदेश में किस जगह से बिलोंग करते थे, खंडवा में, दादा मुनि के नाम से फेमस किशोर खंडवा में इनकी जो है समाधि भी है ना, जन्मस्थल भी है वहां पे उनका, तो समाधि वहां पे बनी हुई है खंडवा में। तो वहां से ही ये किशोर कुमार सम्मान दिया जाता है। तो फिल्म निर्देशक राजकुमार हिरानी जी को वर्ष 2023 का राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान प्रदान किया गया। ठीक है, अगर बात की जाए 2022 में ये सम्मान जो किसे दिया गया था, अभिनेता धर्मेंद्र जी को, और वहीं 2023 का किसको दिया है, राजकुमार हिरानी जी को। ठीक है, अगर एक और इससे पहले की बात की जाए 2021, तो ये जो है ना किशोर कुमार सम्मान की बात की जाए, एक साल किसी फिल्म निर्देशक को दिया जाता है और दूसरे वर्ष अभिनेता को। तो उसी क्रम में इस बार जो है फिल्म निर्देशक राजकुमार हिरानी जी, आपने बहुत सुना होगा इनके बारे में, पीके जैसी फिल्म, मुन्ना भाई MBBS है ना, इस टाइप की जो है काफी रिलेवेंट टॉपिक्स पे ये फिल्म बनाते हैं। तो ये देखिए हमें राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान, इसमें भी राशि कितनी मिलती है, रुपए 5 लाख, शारीरिक शॉल उपहार स्वरूप दिए जाते हैं। नेक्स्ट वन। ठीक है, देश के कुल सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का कुल कितने प्रतिशत का योगदान है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको पता है मध्य प्रदेश हमेशा से ही हम इसको सोया स्टेट बोलते आए हैं, बट कुछ सालों से ये दर्जा हमसे छिन गया था, बट पुनः मध्य प्रदेश ने जो है सोया स्टेट का टैग हासिल किया है, अपना जो है सोयाबीन का रकबा बढ़ाकर। ठीक है, तो इससे पूछा गया है कि इतना
कंट्रीब्यूशन उसका, मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन कितना है हाल ही में, जिसकी वजह से जो है टॉप पोजीशन पे फिर से सिक्योर की है मध्य प्रदेश ने। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए 42%, बी 38%, सी 50% या फिर डी 35%। तो कितना लगभग है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी गई है। एग्जैक्ट वैल्यू तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही, बट अगर आपको पता है तो आप उसके आसपास की चीजें तो आप अच्छे से आंसर इसका लगा सकते हैं। तो क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू इज 41.92%। ठीक है, मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन देश में सोयाबीन के उत्पादन में कितना है, 41.92%। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यस ऑप्शन नंबर ए, अप्रोक्सीमेटली 42%। ठीक है, 42% लगभग हम कह सकते हैं। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू की बात की जाए तो कितना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, 41.92%। ठीक है, ये थोड़ा सा लिस्ट देख लेते हैं, जैसा कि है ना 2023-24 का डेटा ये दिया गया है। 2023-24 के लिए पहला स्थान किसको मिला है, मध्य प्रदेश 41.92%। कितना प्रोडक्शन है अगर टन की बात की जाए, 5.47 टन सोयाबीन, टन क्विंटल्स टन्स में ये है ना, ये जो मेजरमेंट किया गया है। और ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में, 41.92%, जैसा कि क्वेश्चन में भी पूछा गया है। ठीक है, अगर दूसरा स्थान किसका है, महाराष्ट्र का है। इससे पहले लगभग 2-3 सालों से महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर था, बट इस बार मध्य प्रदेश ने पुनः सोयाबीन स्टेट का दर्जा हासिल किया है। ठीक है, थर्ड स्थान किसका है, राजस्थान का। तो इस टाइप की जो रैंकिंग होती है जिसमें मध्य प्रदेश 1, 2, 3 इनमें से किसी पोजीशन में, अभी 4th पोजीशन पे भी है, तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो पहला स्थान मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा राजस्थान। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट, एक तो डेटा और प्लेस। ठीक, नेक्स्ट वन। ठीक है, फेमिना मिस इंडिया 2024। तो यस, ये नेशनल न्यूज है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जो इस बार की मिस इंडिया 2024 रही वो हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की रही हैं। तो कौन थी वो, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, नंदिनी गुप्ता, निकिता पोरवाल, नेहा शर्मा या फिर रीता फारिया। ठीक है, ऑप्शंस, यस ऑप्शंस काफी नियर है, आप आराम से गेस कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा भी बहुत भी पढ़ा है इनके बारे में। यस, शी इज निकिता पोरवाल, निकिता पोरवाल ऑफ उज्जैन मध्य प्रदेश, crowned फेमिना मिस इंडिया 2024। शी इज निकिता पोरवाल। ठीक है, उज्जैन मध्य प्रदेश की हैं। तो ये जो है इन्होंने हमारे लिए इंपॉर्टेंट किस लिए हो जाता है, नेशनल और हमारे स्टेट न्यूज में भी रहा है, उज्जैन से है क्योंकि। ठीक है, नेक्स्ट वन। ओके, 5वें जल पुरस्कारों के संबंध में सही कोड का चयन कीजिए। इसमें से करेक्ट कोड हमें सिलेक्ट करना है अबाउट वाटर प्राइजेस, है ना, नेशनल वाटर अवार्ड्स 5वें जो हाल ही में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं उसके बारे में। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार उड़ीसा को मिला है। पूर्वी जोन में जल संरक्षण व प्रबंधन के लिए उड़ीसा का बालंगीर अग्रणी है में। ठीक है, वहीं पश्चिमी जोन की अगर बात की जाए, पूर्वी जोन एंड दिस इज पश्चिमी जोन। इस टाइप के जो स्टेटमेंट क्वेश्चन होते हैं उनको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए इंदौर जिला। ठीक है, 3 फैक्ट्स है इसमें। इसमें बोला गया है कि 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है, उड़ीसा है। तो यस, हमने पढ़ा है फर्स्ट उड़ीसा। ठीक है, तो ये अपने आप में सही है। पहला उड़ीसा है, सेकंड उत्तर प्रदेश है एंड थर्ड इज पुडुचेरी है किसी के साथ संयुक्त रूप से। ठीक है, तो पूर्वी जोन में, ईस्टर्न जोन में उड़ीसा का ही बालंगीर जिला, बालंगीर जो है उड़ीसा का वो अग्रणी है, दैट इज राइट। अगर बात की जाए वेस्ट जोन की, पश्चिमी जोन की, है ना, पूर्वी जोन में तो उड़ीसा है हमने देख लिया, पश्चिमी जोन में कौन सा है, इंदौर। तो दिस इज ऑल्सो राइट। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी सारे इंपॉर्टेंट है बट ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया क्या, ये तीनों ही सही है, 1 इज राइट, 2 इज राइट एंड 3rd इज ऑल्सो राइट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 सही। ठीक है, ये लिखा हुआ है 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स इंदौर मध्य प्रदेश, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द वेस्ट जोन। वेस्ट जोन में मध्य प्रदेश ने जो है 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स में कौन सा प्राइज जीता है, फर्स्ट पोजीशन जीती है। वहीं अगर बात की जाए राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों की, तो पहला स्थान किसको मिला है, उड़ीसा को मिला है।
अगर बात की जाए ईस्ट जोन की तो उड़ीसा का बालांगीर जिला जो है उसको फर्स्ट मिला है। वेस्ट जोन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वेस्ट जोन। वेस्ट जोन में बेस्ट कौन है, यस इंदौर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट वन, ठीक है, इसमें भी कुछ रैंकिंग ही पूछी गई है। आपको पता है इस टाइप के जो है नेशनल लेवल पे बहुत सारे अवार्ड्स प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं, तो उसमें मध्य प्रदेश आजकल काफी अच्छी जो है पोजीशन सिक्योर कर रहा है। तो इसमें पूछा गया है देश का नंबर 1 राज्य कौन सा है जहां शहरी क्षेत्र के सभी 328 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सुविधाएं उपलब्ध है। ठीक है, तो कौन सा है, तो यस इस टाइप के क्वेश्चंस जहां पर ज्यादातर पूछा जाता है ऑन रैंक्स और स्टेट ऑप्शंस में होते हैं बहुत सारे और पूछा जाता है पहला स्थान किसका है, तो ज्यादातर ऑप्शन अगर नहीं पता है तो यस मध्य प्रदेश ही होगा, तभी पूछा गया है। तो यस इट इज राइट, ये मध्य प्रदेश ने ही ऐसा देश का नंबर 1 राज्य है जहां पर सभी आयुष शहरी क्षेत्र के जो सभी प्राथमिक चिकित्सालय हैं या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पर आयुष की सुविधाएं उपलब्ध है। तो आपको पता है कि ये जो आयुष के जो हेल्थ सेंटर हैं या फिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, वहां पे आयुष की केंद्र इकाई को आरोग्यम केंद्र भी नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, ये हमारा मध्य प्रदेश पहला स्थान, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट नंबर 1 है जहां पर 328 प्राइमरी सारे सेक्टर जो है हेल्थ सेंटर्स वहां पे आयुष सुविधा उपलब्ध है। आयुष आपको पता है आयुर्वेदिक और यूनानी एंड होम्योपैथी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये सारी जो चिकित्साएं हैं हमारी जो एंशिएंट टेक्निक्स है वो अवेलेबल। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है देश का नंबर 1 राज्य मध्य प्रदेश जहां शहरी क्षेत्र के सभी 328 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट। दूसरा, ठीक है, ये जो डेटा है वो किसका है, केंद्र सरकार द्वारा जो हेल्थ डायग्नोसिस ऑफ इंडिया रिपोर्ट जारी की गई है सेंट्रल स्तर पर, इंडिया रिपोर्ट, उसमें जो है ये डेटा प्राप्त हुआ है। तो उसके हिसाब से सब डिविजनल स्तर पर संचालित अस्पतालों में जिला अस्पतालों की संख्या के मामले में, अगर सब डिविजनल लेवल पे बात की जाए या फिर उप संभाग स्तर पर जो जिला अस्पताल हैं उनकी नंबरिंग में हिसाब से हमारा मध्य प्रदेश कौन सी रैंक में है, सेकंड नंबर पे, देश में सेकंड नंबर पे है, सेकंड है इसमें जिला अस्पतालों की श्रेणी में। ठीक है, वही बात की जाए, यस ये भी हमने बात की स्वास्थ्य केंद्रों में, तो हमने देख लिया फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, शहरी स्तर में। वहीं अगर बात की जनजातीय क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में जो है आयुष के केंद्र कौन से नंबर पे है, देश में नंबर 3 पे है। तो 1, 2, 3 अलग अलग श्रेणी में जो हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक प्राप्त हुई है। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए 2005 से ग्रामीण क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि, तो साथ ही 2005 से लेकर अभी तक ऐसे स्टेट जहां पर स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या में बहुत अच्छी वृद्धि हुई है उसमें टॉप 5 में, ठीक है, मतलब 5th पोजीशन पे है। तो 1, 2, 3, 5 ये 4 पोजीशन जो है हमारे मध्य प्रदेश ने हेल्थ डायग्नोसिस ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार प्राप्त की हैं। तो हमने देख लिया जनजातीय क्षेत्रों में नंबर 3 और जिला अस्पतालों की संख्या के हिसाब से नंबर 2 एंड यस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इन द शहरी क्षेत्र अर्बन एरियाज में हम फर्स्ट पोजीशन पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लीजिए। इसमें क्या लिखा हुआ है, हु इज द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो है चीफ इंफॉर्मेशन, ए ओमकारनाथ, बी वंदना गांधी, सी उमाशंकर पचौरी या फिर डी विजय यादव। आंसर दीजिए जल्दी से, आपने इसका अगर पढ़ा है तो। कौन है अभी नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर? ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को हिंदी में क्या, मुख्य सूचना आयुक्त। आपको पता है राज्य सूचना आयोग, मध्य प्रदेश का राज्य सूचना आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005। ठीक है, ठीक है, तो इसका बताइए कि अभी जो है 22 अगस्त 2005 में इसकी स्थापना हुई, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटी में कुछ आयोग आते हैं, तो उसी में जो है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की हाल ही में नियुक्ति हुई है, की गई है हमारे राज्यपाल द्वारा। तो वो कौन है? ऑप्शंस जल्दी दीजिए। यस, इट्स कौन है? ये तीनों ही, चारों ही नाम की अगर बात की जाए तो हाल ही में चर्चा में रहे हैं, लेकिन इनमें से ऑप्शन नंबर डी, विजय यादव जी, इनको जो है मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। साथ ही में ये जो अन्य तीन नाम है, ओमकार नाथ, वंदना गांधी एंड उमाशंकर पचौरी, ये जो है कौन बने हैं? सूचना आयुक्त। आपको पता है मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, साथ में ही अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। इनका जो है कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित है? कार्यकाल या फिर टेन्योर की बात की जाए तो इट्स 3 years, है ना। 3 साल का जो है इनका कार्यकाल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, इन विच स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट लाइव टीवी टेस्टिंग, जो है भारत की पहली लाइव टीवी टेस्टिंग जो है बीएसएनएल द्वारा किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या फिर डी केरला। कौन से राज्य में बीएसएनएल की लाइव टेस्टिंग? ठीक है, जैसे अभी डीटीएच सेवा उपलब्ध थी ना, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज, वैसे ही बीएसएनएल द्वारा एफटीटीएच है ना। डीटीएच हम सभी लोग जानते हैं, छतरी लगी रहती है छत पे एंड देन उससे कनेक्शन टीवी चलती है, बट ये जो है मोबाइल नेटवर्किंग के माध्यम से। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? फाइबर टू होम टू द होम, ठीक है, फाइबर टू द होम सर्विसेज। ये जो है बीएसएनएल द्वारा हाल ही में जो है लाइव टीवी टेस्टिंग, इससे पहले भी जियो वगैरह द्वारा शुरू की गई है, बट बीएसएनएल द्वारा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बीएसएनएल के द्वारा इसको टर्म किया गया है कि पहली देश की पहली लाइव टेस्टिंग, क्योंकि बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी है ना, मतलब सरकारी क्षेत्र, अर्ध सरकारी इस टाइप से समझ सकते हैं। तो ये स्टार्ट की गई है। तो कहाँ शुरू की गई है? यस, मध्य प्रदेश में की गई है। मध्य प्रदेश के साथ में अगर ऑप्शन में तमिलनाडु भी होता तो वहां पर भी की गई है। इन दो राज्यों में जो है पायलट प्रोजेक्ट की तरह मतलब देखा गया है पहले लॉन्च करके कि तमिलनाडु में और मध्य प्रदेश में कि इसका रिस्पॉन्स कैसे आता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? यस, बीएसएनएल का ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर के माध्यम से एंड देन लाइव जो है टीवी उसकी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। दो स्टेट बीएसएनएल द्वारा चूज किए गए हैं, कौन कौन सा? मध्य प्रदेश एंड सेकेंड वन इज तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट वन, मध्य प्रदेश पर्यटन को किस श्रेणी में ये जो है ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया? टूरिज्म अवार्ड प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश को, ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड, ठीक है। तो कैटेगरी पूछी गई है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्लोबली है ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कह सकते हैं, वैश्विक स्तर पर प्राप्त हुआ है। तो बेस्ट सस्टेनेबल स्टेट पर्यटन, बेस्ट एडवेंचर स्टेट पर्यटन, बेस्ट वाइल्ड लाइफ स्टेट पर्यटन या फिर बेस्ट फिल्म सिटी स्टेट पर्यटन, ठीक है। अगर आपने ये न्यूज नहीं पढ़ी है तो ये सारे ऑप्शन आपको देख के लगेगा यस ये भी हो सकते हैं, क्योंकि सस्टेनेबल, एडवेंचर, वाइल्ड लाइफ तो है ही, फिल्म सिटी का भी प्रमोशन चल रहा है, बट एग्जैक्टली इसका आंसर क्या है? सस्टेनेबल, ठीक है। आजकल सस्टेनेबल चीजों के लिए है ना, सस्टेनेबल ग्रोथ को ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो उसी कैटेगरी में हमें अवार्ड प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश लीडिंग द वे इन द सस्टेनेबल टूरिज्म। टूरिज्म का जो सस्टेनेबल सतत क्षेत्र है जहां पर हम टूरिज्म को तो प्राथमिकता दे ही रहे हैं, साथ ही पर्यावरण, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, है ना, इन सभी चीजों को भी फोकस कर रहे हैं। तो ये जो है ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड बेस्ट सस्टेनेबल स्टेट टूरिज्म कैटेगरी फॉर द रिस्पॉन्सिबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली टूरिज्म, सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली। मैंने जैसा कि कहा आपको कि यस, टूरिज्म को प्रमोट करना ही, पर देखना कि हमारा जो पर्यावरण वो भी सुनिश्चित रहे, सुरक्षित रहे, ठीक है। नेक्स्ट वन, ये सारे क्वेश्चंस जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि एग्जाम्स जैसे जैसे पास आ रहा है तो हमें करंट अफेयर्स के लिए एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े, इसीलिए जल्दी से चीजें रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट वन है, इसमें जो है सही कोड है ना, सही कूट का चयन करना है हमें। तो इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी है। उद्यानिकी मतलब हॉर्टिकल्चर,
ठीक है, बागवानी फसलें मतलब दैट इज हॉर्टिकल्चर क्रॉप में जो है मध्य प्रदेश इज अ लीडर, अग्रणी या फिर लीडर है। मध्य प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्रफल में उद्यानिकी की भागीदारी कितनी है? 11.20% है। इट्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 11.20%। थर्ड वन क्या बोलता है कि मसाले में धनिया, लहसुन, संतरा और टमाटर, इनके उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर। तो यस, ये जो है सारा डेटा जो है ऑफिशियल वेबसाइट आर्थिक सर्वेक्षण से लिया गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? यस, मध्य प्रदेश जो है अपने आप में फर्स्ट ऑप्शन जो है, इसका हम एनालिसिस करते हैं तो उद्यानिकी के क्षेत्र में तो मध्य प्रदेश एक टॉप प्रोड्यूसर स्टेट है। फर्स्ट वन इज राइट। सेकेंड वन इज, ये जो परसेंटेज लिखा गया है 11.20% कंट्रीब्यूशन उद्यानिकी फसलों का या फिर बागवानी फसलों का जो है कंट्रीब्यूशन कितना है? 11.20%, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट वन है मध्य रैंक फर्स्ट इन स्पाइस। तो ये अपने आप में इसमें काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और इम्पोर्टेंट है। तो देख लेते हैं किस किस में फर्स्ट है। फर्स्ट है मसाले में, ठीक है, मसाले या फिर स्पाइस, ठीक है, अपने आप में लिखा हुआ है तो ठीक है। धनिया, कोरिएंडर, लहसुन, गार्लिक, संतरा, ऑरेंज एंड टमाटर इज टोमेटो। तो इन सब में जो है फर्स्ट पोजीशन पे है। तो ये रैंकिंग भी हमें याद हो गई। ठीक है, कौन कौन सी? दैट इज स्पाइस, कोरिएंडर, गार्लिक, ऑरेंज एंड टोमेटो। ठीक है, एससी गॉट याद रखना। ठीक है, कुछ है ना, एससी जीओटी। तो स्पाइस दैट इज कोरिएंडर, दैट इज गार्लिक, वो इज ऑरेंज एंड टी फॉर टोमेटो। तो इसमें क्या है? फर्स्ट है। अगर बात की जाए सेकंड किस में है, सेकंड भी इंपॉर्टेंट हो जाती है रैंकिंग में। ये जो है मिर्च एंड प्याज है ना, अनियन, अनियन में सेकंड है, ओ फॉर अनियन एंड चिली, ओसी, दैट इज अनियन एंड चिली में हम सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट कि हम फर्स्ट किस में है, सेकंड फर्स्ट में। तो ये क्वेश्चन अब बात कर ली जाए क्वेश्चन की। ठीक है, ये तो हो गया एक्स्ट्रा। तो मैंने देख बता दिया फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड भी सही है। तो सही क्या हो जाएंगे? ओनली वन इज करेक्ट, 1, 3 इज करेक्ट, 2 and 3 या फिर ऑल ऑफ 3। सो दिस इज 1, 2, 3 आर करेक्ट। ठीक है, तो हमारा ये तीनों को ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, इसमें देख लेते हैं मैच द फॉलोइंग, है ना। एक साइड स्टेट्स दिए गए हैं, दूसरी साइड कुछ क्रॉप्स दी गई हैं। तो बेसिकली ये जो है क्रॉप्स हैं और प्रोड्यूसिंग स्टेट है। तो जैसा कि हमें क्या बताया कि मध्य प्रदेश कौन सी फसल के उत्पादन में, किन फसलों के उत्पादन में, ठीक है, मध्य प्रदेश में पढ़ते हैं यस, दलहनी, मक्का, कुल दलहन, मोटे अनाज या फिर मूंगफली। तो मक्का में तो मध्य प्रदेश नहीं है, कुल दलहन, यस, कुल दलहन में मध्य प्रदेश है। तो बी का 1 होना चाहिए, बी का 1 होना चाहिए। तो बी के 1 में 2 ऑप्शन है। ठीक है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। दूसरी बात हमें पता होना चाहिए, मोटे अनाज की बात की जाए तो मध्य प्रदेश, यस, आप तो कंफ्यूज हो सकते हैं मोटे अनाज में जो है, या फिर कोर्स ग्रेन की बात की जाए, ज्वार, बाजरा, रागी, इसमें जो है मध्य प्रदेश नहीं है, इसमें जो है राजस्थान है। सी का 3 होना चाहिए, यस, सी का 3 भी है। ठीक है, ये तो आप देखते हैं। मक्का, मक्का जो है गुजरात या फिर कर्नाटक, मूंगफली जो है कर्नाटक। ठीक है, मूंगफली जो है किसकी है? गुजरात की है। या फिर तो मूंगफली जो है हमें पता है गुजरात में इसका प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है। पीनट इज फॉर गुजरात। ठीक है, तो सी का 4 होना चाहिए। तो ये डी का 4 होना चाहिए, डी का 4 ये डिसाइड करेगा कि हमारा आंसर कौन सा होगा। तो दिस इज, है ना, डी का 4 ये रहा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब देख लेते हैं क्या किसके साथ में है। ठीक है, पहले हटा देते हैं सब कुछ। ठीक है, मेज, मक्का, पहले स्थान पे कौन है? कर्नाटक। ठीक है, ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है। प्लस पल्सेस या फिर टोटल पल्सेस, सभी फसलों के पल्सेस के मामले में। ठीक है, अगर बात की जाए वैसे भी अलग अलग दालों के बारे में, तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, अगर तुअर की दाल को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, मतलब अरहर या तुअर की दाल में नहीं है, बाकी जो है चना, उड़द, इन दालों के मामले में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। वहीं ओवरऑल भी मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। ठीक है, कोर्स ग्रेन, मोटे अनाज कहाँ मिलते हैं? राजस्थान में ज्यादा। ठीक है, अगर पीनट, मूंगफली की बात की जाए तो ये गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट वन,
इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द श्री अन्न रिसर्च सेंटर? ये काफी इंपॉर्टेंट जो है डिक्लेरेशन या फिर घोषणा की गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कि श्री अन्न, आपको पता है श्री अन्न किसे बोलते हैं? मोटे अनाजों। तो उसके लिए जो है एक नया अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ खोला जाएगा? मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, सिंगरौली। तो अगर आपको पता है कि ये कौन सा क्षेत्र ज्यादातर, वैसे तो इम्पोर्टेंट, आप कंफ्यूज, मंडला, डिंडोरी है ना, अनूपपुर, ये जो है ज्यादातर जो है मोटे अनाज के उत्पादन के लिए। लेकिन ये जो केंद्र है कहाँ खोला जाएगा? डिंडोरी, है ना। डिंडोरी की जो लहरी बाई, उनके बारे में भी आपने सुना होगा, लहरी बाई, जो कि इस मोटे अनाजों का बीज बैंक तैयार करती हैं। तो वहीं पर ना खोला जाएगा ये जो है श्री अन्न रिसर्च सेंटर। श्री अन्न, मोटे अनाज। यस, इंपॉर्टेंट फैक्ट, मोटे अनाजों का वर्ष 2023 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो मनाया गया यूएन द्वारा। अगर भारत ने मनाया कौन से वर्ष में? नेशनल कोर्स ग्रेन वाला, तो वो 2018 में। ठीक है, तो ये देख लिया हमने। डिंडोरी में बनाया जाएगा श्री अन्न रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट वन इज विदिशा का विजय मंदिर किस राजवंश से संबंधित है? विदिशा का विजय मंदिर अपने आप में अभी काफी चर्चा में था। जब भी जो है ना नया संसद भवन का इनॉग्रेशन किया, तो हमें पता है हमारा पुराना जो संसद भवन था वो कहते हैं कि मुरैना में जो 64 योगिनी मंदिर है उनसे साम्यता रखता है, गोल्ड जो उसका डिजाइन था। वहीं जो है अभी नया संसद भवन बना है ना, ये देखो ट्रायंगुलर शेप में है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत। जैसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में नया संसद भवन है ना, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ठीक है, दिस इज नया संसद भवन। तो ये जो है जिस मंदिर की हम बात कर रहे हैं, विदिशा का विजय मंदिर, ठीक है, ये रहा। ये आपको लग रहा है ना थोड़ा सा देखने में रेलेवेंस की उसी वाले डिजाइन को फॉलो किया गया है थोड़ा बहुत। तो ये जो है कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में जो है पुराना वाला संसद भवन भी है ना, मध्य प्रदेश से ही उसकी प्रतिकृति बनाई गई थी, और ये जो नया वाला है उसकी भी बनाई गई है। तो अब इसके बारे में हमसे पूछा गया है, क्योंकि इस टाइप की जब चीजें चर्चा में रहती हैं तो अगर हिस्टोरिकल फैक्ट है, कोई भी फैक्ट है, तो उसके बारे में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, है ना। ये तो नहीं पूछा जाएगा कि किसकी तर्ज पर बनाया गया, ये नहीं पूछा जाएगा। ये पूछ लिया जा सकता है, या तो हिस्ट्री के ऑप्शन में आ जाएगा कि विजय मंदिर किसने बनवाया, कहाँ पर है ना, विजय मंदिर कहाँ पर है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा अपने आप में। विजय मंदिर कहाँ पे है? विदिशा का। किस राजवंश से संबंधित रहा है? तो ये जो है चालुक्य राजवंश से संबंधित रहा है ना। चालुक्य राजवंश के एक सेनापति थे, उन्होंने प्रतिहारों पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? विजय मंदिर पर। ठीक है, चालुक्य सेनापति वाचस्पति थे, इन्होंने जो है प्रतिहारों के अगेंस्ट, प्रतिहारों पर विजय प्राप्त की थी, प्रतिहार पर विजय प्राप्त की, तो उसके उपलक्ष्य में बनाया गया ये विजय मंदिर। इसको जो है जब मुगल शासन के दौरान आप देख रहे होंगे काफी जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, ठीक है, तो औरंगजेब के समय इसको तुड़वा दिया गया था मंदिर को। तो इसीलिए ये जो है इसको पुनर्जीवित या फिर पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्ट, या फिर इसको दोबारा से मतलब अच्छे से इसको विकसित करने का प्लान बनाया जा रहा है। ठीक है, विदिशा का विजय मंदिर अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, हु इज द फर्स्ट वुमेन इन द कंट्री टू बिकम एन इंटरनेशनल जूडो रेफरी? भारत की पहली महिला जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जूडो रेफरी बनी है, तो कौन है? अपर्णा सिंह, पूर्णिमा, निशा दिंसा, या फिर मनप्रीत संधू। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? यस, शी इज फ्रॉम इंदौर, पूर्णिमा बिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जूडो रेफरी, महिला जूडो रेफरी बनने वाली पहली महिला है पूर्णिमा बिसे जी, जो कि इंदौर से बिलोंग करती है। ठीक है, हु इज द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश? ठीक है, जो हाल ही में नियुक्तियां हुई हैं वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये जो है मध्य प्रदेश के माननीय मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। तो कौन है? गुरमीत सिंह संधावालिया जी, सुरेश कुमार कैच जी, आर मलिमत जी, या फिर एम हिदायतुल्लाह। यस, अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। तो यस, ये तो आप सभी को पता नहीं हो सकते, मलिमत जी भी काफी टाइम पहले थे एंड सुप्रीम कोर्ट में भी रहे हैं। सुरेश कुमार कैथ जी, यस, माननीय ऑनरेबल जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इज सुरेश कुमार कैथ जी। उससे पहले आपने गुरमीत सिंह संधावालिया जी का नाम सुना होगा, तो इनसे पहले
वो जो है कार्यकारी रूप से चीफ जस्टिस बनाए गए थे, एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाए गए थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सुरेश कुमार कैथ जी जो है वर्तमान मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, नेक्स्ट वन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस ट्रस्ट एंड एंडाउमेंट्स? धार्मिक न्यास एवं धर्मस्य विभाग, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्य विभाग का जो है मुख्यालय या फिर जो है इसका मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो धार्मिक न्यास एवं धर्मस्य विभाग का जो है मुख्यालय हाल ही में भोपाल से उज्जैन स्थानांतरित किया गया है। ठीक है, कहाँ पे स्थानांतरित किया गया है? उज्जैन में। ठीक है, क्योंकि अभी आपको पता है मुख्यमंत्री जी उज्जैन में ज्यादातर रहते हैं, है ना, तो ज्यादातर चीजें जो है उज्जैन में सेटअप की जा रही है। तो ये भी जो है धार्मिक न्यास और धर्मस्य विभाग का मुख्यालय जो है उज्जैन में 1 जुलाई 2024 से 1 जुलाई डेट इंपॉर्टेंट है कि ये 1 जुलाई 2024 से ये जो है स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक है, उज्जैन में किया गया है। तो ये जो है डिपार्टमेंट क्या काम देखता है? जैसे कि अभी सिंहस्थ 2028 में होने वाला है उज्जैन का, ठीक है, उसके बारे में देखेगा। और भी जितनी सारी धार्मिक गतिविधियां चल रही हैं, किसी भी क्षेत्र को धार्मिक क्षेत्र घोषित करना, और या फिर जैसे भी बनाए जा रहे हैं श्री कृष्ण पाथ है ना, श्री राम पथ, वन पथ गमन, इस टाइप के जो प्रोजेक्ट डेवलप किए जाते हैं वो सब इन्हीं की देखरेख में किए जाते हैं। तो वैसे ही अभी जो उज्जैन में कुंभ होने वाला है, महाकुंभ होने वाला है 2028 में, उसकी तैयारी आपको पता है अभी से शुरू कर दी गई है। तो उसी ये जो कार्यालय या फिर विभाग है वो इन सब चीजों के बारे में देखता है। ठीक है, तो उसका मुख्यालय कहाँ पर है? दैट इज इन उज्जैन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। चर्चा में रहे आज ये जो है जीआई टैग्स पूछे ही जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ये एक साइड कुछ जीआई टैग दिए गए हैं, दूसरी साइड डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। तो देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज रियावन लहसुन, कठिया गेहूं, चिन्नौर चावल और कालीन। दूसरी साइड स्टेट, तो रियावन लहसुन कहाँ से है रिलेटेड? रियावन लहसुन इज रतलाम, 2024 में ही इसको, फरवरी 2024 में ही इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। काठिया गेहूं, तो काठिया गेहूं कहाँ का पड़ते हैं? ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र जो है, बुंदेलखंडी काठिया गेहूं, इसका पूरा नाम बेसिकली है। बुंदेलखंड का जो है ये जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश, एमपी एंड यूपी, इसके साथ में आपको पता होगा मध्य प्रदेश और यूपी को एक और जो है संयुक्त रूप से, वो कौन सा है उसको आप बताइए जल्दी से। ठीक है, तो देख लेते हैं। ए का 1 होना चाहिए, ए का 1 2 ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन में। ठीक है, आप काठिया गेहूं बी का 3 होना चाहिए, बी का 3 भी 2 ऑप्शन में। ठीक है, ये 2 नहीं हो सकते मतलब। अब देखते हैं आगे। चिन्नौर चावल, चिन्नौर चावल, चिन्नौर का हुआ, चिन्नौर कहाँ पर है? चिन्नौर चावल जो है बालाघाट। ठीक है, बालाघाट में आपको पता है चावल की खेती अच्छी खासी होती है। दैट इज सी का 2 होना चाहिए, सी का 2 होना चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर ये था। कालीन ग्वालियर की, सभी को पता है, कारपेट इज विथ ग्वालियर। 2021 में इसको जीआई टैग मिला। ठीक है, ये जो है ये 2023 में मिला था, इसका चिन्नौर चावल वाला 2023 में मिला है। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड को भी हाल ही में 2024 में मिला। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। रियावन लहसुन रतलाम, रियावन लहसुन रतलाम में 2024। काठिया गेहूं कहाँ का? बुंदेलखंडी काठिया गेहूं। ठीक है, थर्ड वन इज चिन्नौर चावल इज विथ बालाघाट एंड कारपेट ग्वालियर का कालीन। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? हमने देख लिया था ना, दैट इज सी का चिन्नौर चावल 2, सी का 2 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट वन, सिलेक्ट द राइट कोड अबाउट लाडली बहना आवास योजना। लाडली बहना आवास योजना के बारे में जो है करेक्ट कोड हमें सिलेक्ट करना है। तो देख लेते हैं क्या इसका आरंभ 17 सितंबर 2023 में हुआ था। ठीक है, लाडली बहना आवास योजना पूछा गया है, ध्यान से पढ़ना। हमने देखा लाडली बहना पढ़ के आगे हम बढ़ गए। ठीक है, इट्स अबाउट लाडली बहना आवास योजना, जो उनको आवास प्रदान करने के लिए या फिर घर प्रदान करने के लिए योजना स्टार्ट की गई। उद्देश्य विभिन्न आवासीय योजनाओं में, आवास सुविधा योजनाओं में आवास सुविधा से छूटे परिवारों को आवास उपलब्ध कराना। ठीक है, तो जो परिवार जिनको कि आपको पता है वैसे तो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में, बट उनमें से भी कुछ परिवार छूट गए हैं जिनको आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। उनको आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लाडली बहना आवास योजना प्रारंभ की गई। कब? 2023 में 17 सितंबर। ठीक है, 17 सितंबर 2023। उद्देश्य, यस दिस इज करेक्ट,
जो छूट गए हैं, जिनके पास आवास उपलब्ध नहीं है, उनको इस योजना में शामिल करना। तो यस, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज सी। एक व दो दोनों सही है, ठीक है। तो देख लिया हमने क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट वन इज जल मंदिर योजना कब शुरू की गई थी? जल मंदिर योजना क्या है ये? जल मंदिर योजना कब शुरू की गई और कहां से शुरू की गई? ठीक है, तो जनवरी 2023, जनवरी 2022, नहीं 24, जनवरी मार्च 2023 या फिर मार्च 2024। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? मार्च में? मार्च होना चाहिए, मार्च तो नहीं होगा, जनवरी 2023 में जो है जल मंदिर योजना। जल मंदिर नाम से कुछ पता चल रहा है किससे संबंधित है योजना? जल मंदिर ये जो है भूमि जल या फिर भू स्तर, जल का जो भूमि जल का स्तर है उसको बढ़ाने की योजना है। तो कैसे बनेगा जल मंदिर? तो ऐसे घर जहां पे वाटर हार्वेस्टिंग की जाएगी, है ना, उसके जरिए जो है भूमि जल का स्तर बढ़ाया जाएगा, उनको जो है जल मंदिर की संज्ञा दी गई है ना। ऐसे कोई भी संस्थान हो सकता है, कोई भी मकान हो सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूट, शासकीय अर्धशासकीय, है ना, तो उसको जो है जल मंदिर। तो जल मंदिर किससे रिलेटेड है? ये भी आ सकता है, जल मंदिर, है ना। आप कहेंगे कोई कहीं कुछ चीज होगा जल मंदिर, तो इट इज रिलेटेड टू द प्रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, ग्राउंड वाटर या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं हम इसको, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, वर्षा जल संचय से संबंधित है। आपको पता है स्टार्ट बुरहानपुर, जैसे आपको पता है बुरहानपुर अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्ट, बुरहानपुर जो है हर घर जल, है ना, वाला जो है प्रथम जिला था मध्य प्रदेश का। तो वहीं से जो है जल मंदिर योजना का भी प्रारंभ किया गया, कब? जनवरी 2023, ठीक है। नेक्स्ट वन, पार्वती कालीसिंध चंबल अंतरराज्यीय परियोजना, है ना, इंटरस्टेट ये जो है एक प्रोजेक्ट है, पार्वती कालीसिंध चंबल। अभी हाल ही में भी एक प्रोजेक्ट चर्चा में रहे हैं ना, दो प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट है, एक तो केन बेतवा लिंक और दूसरा पार्वती कालीसिंध चंबल, ठीक है। ये दोनों ही मैंने इसलिए क्वेश्चन इंक्लूड किया है कि अभी सब लोग केन बेतवा तो पढ़ रहे हैं ना, वो तो चर्चा में है, वो सब चीजें तो हम देख लेंगे, इसको ना भूल जाएं। ये भी अभी कुछ ही टाइम पहले हुआ था, है ना, इसकी जो है परियोजना का ये जो है ट्रीटी हुई थी, साइन की गई थी त्रिपक्षीय। तो कौन कौन शामिल है इसमें? केन बेतवा कौन से वाले रीजन में होगी? दैट इज पार्वती कालीसिंध, है ना। केन बेतवा तो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में हो जाएगी। ये पार्वती कालीसिंध और चंबल की जो परियोजना है ये मालवा और ये जो हमारा मध्य भारत वाला क्षेत्र है वहां पे होगी, ठीक है। तो इसमें जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और यस ऑफकोर्स केंद्र सरकार का जल शक्ति मंत्रालय वो भी शामिल है। तो त्रिपक्षीय समझौता इसके लिए भी हस्ताक्षरित हुआ, ठीक है। पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना, तो इसमें पूछा गया है कितने जिले, मध्य प्रदेश के कितने जिले? तो आपको पता है स्टार्टिंग में जब ये परियोजना शुरू की गई थी तो मध्य प्रदेश के 10 जिलों को इसके अंतर्गत रखा गया था, बट बाद में ये संशोधित होकर आई, है ना। तो इसलिए बता दी हुई है आपको बैकग्राउंड, क्योंकि कहीं कहीं 10 लिखा रहता है, बट नहीं, तो कंफ्यूज मत होना उससे कि पहले जो है पार्वती कालीसिंध परियोजना में 10 जिले शामिल थे, बट अब जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों के इक्वली 13 जिले, 13 तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, 13 जिले जो है पार्वती कालीसिंध परियोजना में लाभान्वित होंगे, ठीक है। तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट पार्वती कालीसिंध परियोजना, क्योंकि इसमें जो है ना इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें एक तो ड्राई बेल्ट, जो मध्य प्रदेश का ड्राई बेल्ट बोला जाता है ना, ड्राई बेल्ट बेसिकली कौन सा वाला रीजन? ये ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, है ना। तो ये वाले जिले तो लाभान्वित होंगे। साथ में ही इंडस्ट्रियल बेल्ट मध्य प्रदेश का कौन सा है? इंडस्ट्रियल बेल्ट ये, यस, इंदौर, पीथमपुर, धार, उज्जैन, है ना, रतलाम, ये वाला जो पोर्शन है वो भी लाभान्वित होगा। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के 13 जिलों में पर्यटन उद्योगों को मिलेगी रफ्तार। प्रदेश में बनेंगे 7 बांध, है ना, तो काफी सारे बांध बनाए जाएंगे। इससे जो है पेयजल की सुविधा भी लगभग 40 लाख लोगों को पेयजल की सुविधा प्राप्त होगी। साथ में ही 6.5 लाख समथिंग 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, 6 लाख हेक्टेयर, है ना, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में जब इसका मैंने संशोधित हो गया, इसमें काफी सारी चीजों में बदलाव किया गया है। तो लगभग 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जो है क्या होगा? सिंचाई सुविधा और 40 लाख लोगों को पेयजल सुविधा। साथ ही में 13 जिले
मध्य प्रदेश के लाभान्वित। अगर अभी बात की जाए केन बेतवा लिंक, अभी सबने पढ़ा है इसके बारे में, है ना। तो केन बेतवा लिंक में मध्य प्रदेश के 10 जिले जो है लाभान्वित होंगे, वो भी कौन से वाले रीजन के, बुंदेलखंड वाले रीजन के, ठीक है। नेक्स्ट वन, मध्य प्रदेश द्वारा किस अवधि को गौवंश रक्षा वर्ष, है ना, इट इज गौवंश रक्षा वर्ष, काफी इंपॉर्टेंट है ना। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गौवंश रक्षा वर्ष कौन से वाले ईयर को जो है चिन्हित किया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए 2023-24, 24-25, 25-26 या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जो है गौवंश रक्षा वर्ष, तो इसके बारे में बता दें। गौवंश रक्षा वर्ष आपको पता है कि मध्य प्रदेश में जो है गौवंश के विकास के लिए, उत्थान के लिए, है ना, काफी प्रयास किए जा रहे हैं। उसी क्रम में ये जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित किया गया था। तब जो गुड़ी पड़वा वाला दिन होता है ना, या फिर हम कहें हिंदू नववर्ष, उस दिन से स्टार्ट किया गया था। तो आपको पता है विक्रम संवत के अनुसार, विक्रम 2081, ये हिंदी वाला ईयर भी इंपॉर्टेंट है ना, विक्रम संवत 2081, ठीक है, 80-81, 2081 को क्या घोषित किया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, गौवंश रक्षा वर्ष। तो ये बेसिकली कब था, कब स्टार्ट हुआ, इसी साल 2024 में, जब नवदुर्गा शुरू होती है ना, चैत्र महावाली, तो वाली नवदुर्गा में शुरू किया गया एंड 1 साल तक रहेगा, मतलब 2025 तक जो ये हमारा आगामी नववर्ष स्टार्ट होगा हिंदू कैलेंडर के अनुसार। तो दैट इज 2024 में शुरू किया गया, ठीक है, और 2025 तक रहेगा। तो ये वाला ईयर जो है सही हो जाएगा। तो विक्रम, ये तो इंग्लिश वाले जो मंथ ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग, एंड ये विक्रम संवत जो मध्य प्रदेश सरकार का है उसके अकॉर्डिंग 2081, है ना, ठीक। नेक्स्ट वन, which district of the state has received the best inland district award in the global fisheries conference held in अहमदाबाद। अहमदाबाद में जो है ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, उसमें बेस्ट इनलैंड सेंटर का अवार्ड किसको प्राप्त हुआ है। तो आपको पता है प्रधानमंत्री या फिर मत्स्य संपदा योजना, इस टाइप की योजना जो है फिशरीज सेक्टर को या फिर मत्स्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। तो उसी उद्देश्य में, वैसे तो मध्य प्रदेश एक इनलैंड क्षेत्र है ना, उसी श्रेणी में पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, बट फिर भी, है ना, मत्स्य या फिर फिशरीज जो है इंपॉर्टेंट सेक्टर रहता है कोस्टल स्टेट्स का बेसिकली। बट हमारे यहाँ आपको पता है मध्य प्रदेश को एक नदियों का मायका भी बोला जाता है ना, काफी सारी नदियां हैं। तो मध्य प्रदेश का जो है सिवनी, है ना, सिवनी ऑफ मध्य प्रदेश, इसको जो है इनलैंड का मतलब समझ रहे हैं, बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट। इनलैंड मतलब यस, जो कि बाउंड्री कोस्टल एरियाज में नहीं है ना, बेसिकली लैंडलॉक्ड कह सकते हैं आप। तो उस श्रेणी में जो है प्रथम पुरस्कार सिवनी को प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सिवनी, ठीक है। नेक्स्ट वन, अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट साइंस सेंटर ऑफ इंटरनेशनल लेवल कहाँ स्थापित किया जाएगा, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या फिर जबलपुर। तो ये जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट साइंस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो दैट इज भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या फिर जबलपुर। जल्दी से बताइए कहाँ स्थापित किया जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल का है, इसलिए अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट। आपको पता है मध्य प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए तो बहुत अच्छा योगदान कर ही रही है ना, जैसे खेलो इंडिया गेम्स होते हैं वैसे खेलो एमपी गेम्स भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसी श्रेणी में ये इंटरनेशनल लेवल का साइंस सेंटर, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर है ना, जहाँ स्पोर्ट्स तो है बट उसको साइंटिफिक वे में इसको कैसे हम अडेप्ट कर सके या फिर हमारी चीजें। तो दैट इज एन यस, हमारी राजधानी भोपाल के बरखेड़ा क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंस सेंटर जो है स्थापित किया जा रहा है बरखेड़ा, भोपाल में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑप्शन ए, भोपाल। नेक्स्ट वन इज ओके, पेसा एक्ट मध्य प्रदेश में कब नोटिफाई किए गए। पेसा एक्ट काफी इंपॉर्टेंट, यस, पेसा एक्ट आपको पता है मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति है ना वाला बहुल क्षेत्र है। तो पेसा अधिनियम आपको पता है मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी की टेंडेंसी रहती है अभी के क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स का मतलब उनके लिए होता है 2-3 साल पुरानी चीजें। तो जो भी चीजें है ना 2-3 साल पुरानी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको तो हम मिस नहीं कर सकते है ना।
अब ऐसा होगा कि हम 2-3 साल तक का तो करंट अफेयर्स पूरा तो नहीं पढ़ सकते है ना, दैट इज नॉट पॉसिबल। और वो अगर वो पढ़ते रहेंगे तो वही पढ़ते रहेंगे से। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीजें जो हैं उसको कवर किया गया है इसमें। तो पेसा एक्ट काफी इंपॉर्टेंट, यस। और मैंने आपको बता दिया कि 2-3 साल पुराना है, तो करेक्ट ऑप्शन तक भी आप पहुंच सकते हैं। तो कब स्टार्ट किया, लागू किया गया, फिर नोटिफाई किया गया? नवंबर 2022, नवंबर 2023, सितंबर 2022 और सितंबर 2023। ठीक है, तो अब मैं ये भी बता देती हूँ कि कब बेसिकली लॉन्च किया गया था। तो भगवान बिरसा मुंडा है ना, जनजातीय लोगों के जो भगवान के रूप में माने जाते हैं, उनकी जो है, उनका जो है वो रहती है ना जन्म तिथि, उसके 15 नवंबर को शुरू किया गया। तो नवंबर, पहले तो ये क्लियर हो जाए कि नवंबर में, तो नवंबर के भी 2 ऑप्शन है, 23 में या फिर 22 में। तो मैंने आपको बताया ना 2-3 साल पहले का भी पूछ लेते हैं। तो नवंबर 2022, 15 नवंबर बेसिकली 15 नवंबर 2022 बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर ये जो है नोटिफाई किए गए थे। नोटिफाई किए गए कौन से एक्ट? पेसा अधिनियम। पेसा अधिनियम अपने आप में इंपॉर्टेंट है ना, पेसा। व्हाट इज पेसा स्टैंड फॉर? जनजाति वाले क्षेत्र में यूनिट 10 में इसका सीधे सीधे आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, है ना। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन, ऐसा लिखा जाता है इसको, एक्सटेंशन लिखा हुआ है ना शायद यहाँ पे, एक्सटेंशन टू, मैंने क्या लिख दिया इसमें, एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है, ये लिखा हुआ है पंचायत का विस्तार, पेसा अधिनियम है ना, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत का विस्तार, या फिर शॉर्ट फॉर्म में जिसको पेसा अधिनियम कहते हैं। तो कब लॉन्च, नहीं कब नोटिफाई किया गया मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट द्वारा? तो वो डेट इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि यस गजट नोटिफिकेशन नवंबर 2022। ठीक है, अगर बात की जाए पेसा अधिनियम की, तो ये दिलीप सिंह भूरिया जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, उन्होंने इस अधिनियम को लागू करने की सिफारिश की थी। ठीक है, अपने आप में इंपॉर्टेंट, दिलीप सिंह भूरिया कमेटी। कौन सी कमेटी? दिलीप सिंह भूरिया कमेटी। कब? 1986 में, 1986 में। ठीक है, कब का अधिनियम है ये? 1986 का। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट वन, एंड यस आज के लास्ट क्वेश्चन, सिटीज 2.0 प्रतिस्पर्धा में मध्य प्रदेश के किन शहरों का चयन किया गया है? तो अभी तक तो हम कौन से सिटीज मिशन स्टार्ट पढ़ते थे, स्मार्ट सिटी मिशन है ना, जहाँ पे 100 शहरों का चयन किया गया था स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करना। तो उसी का जो है उप घटक है, उसी का एक सब कंपोनेंट है ये सिटीज 2.0। सिटीज 2.0 जो कि एम करता है, जिसका लक्ष्य क्या है कि यस साइक्लिक एक चक्रीय व्यवस्था, या फिर मतलब एक सस्टेनेबल सिटीज का डेवलपमेंट करना, या फिर फ्यूचर रेडी सिटी है ना, जो भविष्य के लिए तैयार रहे, ऐसी सिटीज का डेवलप करना। उसमें जो है मध्य प्रदेश के 2 जिले जो है शामिल किए गए हैं। तो कौन कौन से हैं वो जिले, देख लेते हैं पहले, ये आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं, अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश का है। बाद में हम सिटीज 2.0 को डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सिटीज 2.0 मिशन क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है ना, क्या क्या शामिल है इसमें। तो उज्जैन जबलपुर, उज्जैन इंदौर, ग्वालियर इंदौर, इंदौर भोपाल, है ना। अब आप लोग कहेंगे कि यस इंदौर होना चाहिए, है ना, नहीं, बट इंदौर नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है, इसलिए 1 2 3 ये नहीं होंगे, इंदौर तीनों में आएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उज्जैन और जबलपुर। ठीक है, उज्जैन व जबलपुर को ये जो है सिटीज 2.0 में शामिल किया गया है ना, क्योंकि हम देख रहे हैं उज्जैन, इंदौर तो ऑलरेडी आगे चल रहा है, तो हमारे यहाँ लक्ष्य क्या है कि जो थोड़े से और भी है ना, उज्जैन जैसे इंदौर जैसे सिटीज और भी डेवलप किया जाए। तो उज्जैन और जबलपुर को नेक्स्ट फेज में जो है 2 जिले लिए गए हैं, तो उज्जैन और जबलपुर, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देख लेते हैं सिटीज 2.0 है क्या। मैंने आपको बताया कि ये स्मार्ट सिटी मिशन का ही सेकेंड फेज है ना, दूसरा चरण या फिर उप घटक बोल सकते हैं इसको। तो सिटीज इज ये ना इसको पहले क्लियर करते हैं, ये जो है ऐसे लिखा जाएगा इसको, CITIIS। ठीक है,
दिस इज सिटीज, है ना, स्पेलिंग आप कहेंगे गलत लिखी है बट सही लिखी है। तो इसका जो है ना फुल फॉर्म क्या है, सिटी, सिटीज फॉर सिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज ये ना, ये से दिस इज टू, ठीक है। नेक्स्ट अगर आई की बात की जाए तो इनोवेट, इनोवेट। नेक्स्ट वन इज, अब लेते हैं हम, ठीक है, इसको ही लेते हैं, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन, ठीक है। एंड यहां भी लगा देते हैं इसका, एंड, ठीक है। सस्टेन, सस्टेन इज विद ग्रीन, ओके। So this is city stands for city investment to innovate, integrate and sustain. That is cities 2.0. ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया दिस इज द सेकंड फेज ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन। तो स्मार्ट सिटी मिशन का सेकंड फेज है ये सिटीज 2.0। तो ये जो है ना अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं जाता है। इसका मेन एम क्या है, इज टू मेक फ्यूचर रेडी सिटीज, है ना। साथ ही साइक्लिक वे में जो अपने आप में ही आत्मनिर्भर सिटीज हो उनको डेवलपमेंट करना इसका उद्देश्य है सिटीज 2.0, जिससे मध्य प्रदेश के 2 शहर लिए गए हैं। 2 शहर कौन कौन से इंपॉर्टेंट अपने आप में, उज्जैन एंड जबलपुर, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, दैट इज फॉर टुडे। कल जो है इसके आगे क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। कहीं आ गया।